So give an heading on इन योर बुक. हेडिंग दीजिए टाइम सीरीज. ओके, आपको हेडिंग देना है टाइम सीरीज इज द न्यू चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग. Okay, so given heading on time series. Now what is the meaning of time series? Okay, time series का मीनिंग क्या होता है? आपने स्कूल में आपको चार्ट्स मिले होंगे और आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऐसे चार्ट्स पे ट्रेंड या लाइंस बनाते सीखे होंगे. आपने स्कूल में इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में बहुत बार ऐसे सम भी किए होंगे जिसमें कुछ आपको ऐसा टैबुलर ऐसा डेटा दिया जाता था. ओके, कुछ डेटा एक्स एक्सिस पे लिखते थे, कुछ डेटा वाई एक्सिस पे लिखते थे और आप इस तरीके से चार्ट बनाते थे. ओके, और इस तरीके से कुछ तो भी वो चार्ट ऐसा बनता था. कि यू यूज टू प्लॉट दिस डेटा इन योर जो आपके ग्राफ बुक वगैरह मिलती थी उसमें आप ये सब इंफॉर्मेशन डालते थे. तो यही चीज़ें हम लोगों को ट्रेंड टाइम सीरीज में भी फिर से सीखनी है. टाइम सीरीज क्या होता है पहले तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे. टाइम सीरीज में आप क्या करते हो? तो इट इज़ नथिंग बट डेटा कलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ टाइम. ओके, डेटा कलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ टाइम. थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, डेफिनेशंस वगैरह लिख लेते हैं. So what is meaning of time series? Time series is a set of data which is collected on the basis of time. Okay, ऐसा डेटा जो टाइम के बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है. ओके, ऐसा डेटा जो टाइम के बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को हम कहते हैं टाइम सीरीज. अब तक आपने सेंट्रल टेंडेंसीज वगैरह के जो सम किए, मीन मीडियन मोड में जो आपको सीरीज आती थी वो टाइम से रिलेटेड सीरीज नहीं होती थी. ओके, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ऐसे सब सम्स आपने अब तक किए. ओके, लेकिन यहाँ पे टाइम सीरीज में जो डेटा है वो डेटा कैसा रहेगा? इट विल बी द डेटा विच इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ओके, तो यहाँ पे इसेंशियली जो भी डेटा दिया रहेगा इट विल इन्वॉल्व अ कंपोनेंट ऑफ टाइम. टाइम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. एक और चीज इसमें लिखने जैसी है, द डेटा इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन chronological order. Now what do you mean by chronological order? तो chronological order मतलब किसी ना किसी एक तो ascending या descending, प्रेफरेबली ascending order में किसी ना किसी प्रॉपर ऑर्डर में डेटा जो रहेगा वो अरेंज्ड रहेगा. ओके, तो टाइम सीरीज का जो डेटा रहेगा, टाइम सीरीज के सम में जो भी आपको डेटा मिलेगा इट विल बी डेटा रिलेटिंग टू टाइम. टाइम से रिलेटेड डेटा होगा पहली बात. और सेकंड, ये जो डेटा आपको मिलेगा सम सॉल्व करने के लिए, ये जो भी डेटा मिलेगा इट विल ऑलवेज बी इन अ पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टाइम सीरीज में किस तरीके का डेटा आ सकता है. फॉर एग्जांपल ऐसा आ सकता है, देखिए आपको मंथली या तो फिर क्वार्टरली या फिर हम कह सकते हैं कि ईयरली प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री. कोई भी फैक्ट्री है वो मंथली कितना प्रोड्यूस कर रहा है या क्वार्टरली कितना प्रोड्यूस कर रहा है या ईयरली कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो डेटा रहेगा इट विल ऑलवेज बी इन अ टाइम फॉर्मेट. देखो ये बेसिस ऑफ टाइम पे है. ओके, आइदर मंथली मिलेगा ये डेटा या क्वार्टरली मिलेगा या ईयरली मिलेगा. और आपको ये डेटा को एनालाइज करना है. इस डेटा को एनालाइज करके आपको क्या बताना है कि भाई फ्यूचर में ये डेटा का यूज कैसे रहेगा, फ्यूचर में ये फैक्ट्री में से कितना प्रोडक्शन होगा. इन शॉर्ट आपको ट्रेंड बताना है. ओके, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग. पिछला डेटा देखकर,
पिछले महीने का, पिछले क्वार्टर का या पिछला ईयर का फैक्ट्री का प्रोडक्शन का डेटा देखकर कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके फ्यूचर में फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन करेगी, अगले महीने, अगले क्वार्टर, अगले साल फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन करेगी, ये कैलकुलेट करने को हम कहते हैं टाइम सीरीज से रिलेटेड कैलकुलेशन। ये एक एग्जांपल हुआ। सेकंड, वीकली प्राइसेस ऑफ, let us say, vegetables। ओके, वीकली प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की प्राइसेस आपको सबको पता है बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। ओके, और सीजनल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जिस सीजन में जिस वेजिटेबल का जो सीजन होता है वहां पे वो कम रेट में मिलता है, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो या कोई भी हो। जैसे कि अभी आप गर्मी की सीजन, समर वेकेशंस में आप देखिए तो आपको मैंगो मिलेगा। ओके, स्टार्टिंग में काफी महंगा मिलेगा, जैसे जैसे सीजन खत्म होते जाएगी तब तक आपको एट द एंड ऑफ द सीजन आपको मैंगो जो है वो चीप मिलना चालू हो जाएगा। वैसे ही एप्पल्स का रहेगा, साल भर मिलेंगे एप्पल्स, लेकिन कुछ एक पीरियड में बहुत महंगे होते हैं, कुछ एक पीरियड में उनका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होकर कम हो जाता है। ऑनियंस आर द एग्जाम्पल। अभी जो ऑनियन के रेट्स आपको सभी को पता है कैसे चल रहे हैं। तो ये क्या है, फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वेजिटेबल्स के प्राइसेस में। तो आप वीकली या मंथली प्राइसेस ले सकते हो वेजिटेबल्स के पिछले एक पीरियड के, और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके आप फ्यूचर में वेजिटेबल का प्राइस का ट्रेंड क्या हो सकता है, फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है, और नियर फ्यूचर में कहाँ तक ये ट्रेंड जा सकता है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इट्स दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके लिए मैं कहता हूँ कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प लेके किस तरीके से आप फ्यूचर का ट्रेंड कैलकुलेट करते हो वो हमको यहाँ पे सीखना है। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि ईयरली जीडीपी ऑफ अ कंट्री। ओके, ईयरली जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री का सालाना जो जीडीपी होता है वो भी एक टाइप का टाइम सीरीज है। अच्छा, अब इनको हमको टाइम, इन सब चीज़ों को हम लोग टाइम सीरीज क्यों कह रहे हैं? वाई आर वी कॉलिंग देम टाइम सीरीज? कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम एक कंट्री सपोज लेते हैं, जस्ट टेक एन कंट्री एक्स। ओके, या कंट्री एक्स लेते हैं और कुछ साल लेते हैं, जैसे कि 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, ऐसे कुछ चार एक साल लेते हैं। एक्स का जीडीपी देखते हैं, 6%, 7.5%, 7%, 8%। ओके, ये जीडीपी है। ओके, तो अब इसको अगर मैं, इसको हम टाइम सीरीज क्यों कहेंगे और ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से अगर आपको चार्ट बनाते हो, एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अभी आपको एग्जाम में आई डोंट थिंक कि आपको चार्ट्स वगैरह है, आपको सिर्फ दो ही मेथड्स है। जस्ट आई एम शोइंग यू कि सपोज हम यहाँ पे एक्सिस अगर ड्रॉ करते हैं, ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे अगर मैं इस तरीके से यहाँ से 0, 0, 1, फिर 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 3 एंड 0, 3, 0, 4, इस तरीके का अगर हम लोग ईयर्स लगाते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लोग ग्रोथ दिखाते हैं। ओके, ग्रोथ कैसे दिखाएंगे कि 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस। ओके, परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। तो अब यहाँ पे आपको ट्रेंड कैसे निकालते आएगा, ट्रेंड कैसे निकलेगा, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है? देखो 2000, 2001 में 6% था, मतलब आप यहाँ पे कहीं पे प्लॉट करोगे केस। ओके, 2001-2 में 7.5 हो गया, यहाँ पे कहीं पे आएगा। उसके बाद थोड़ा सा गिरा, आगे जाके 7 पे आ गया, फिर एकदम से अगेन आगे बढ़ा, 8 पर आ गया,
ओके, तो अभी मुझे अगर ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं ये सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करूँगा इस तरीके से, और ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो मैंने प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, उसका ये लाइन है। और इन सभी पॉइंट्स के बीच में से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, जनरली सभी पॉइंट्स के बीच में से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रेंड का लाइन। यही तो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं करना, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना। तो ये जो ट्रेंड का लाइन है, ये बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा मैंने एक ट्रेंड का लाइन कैलकुलेट किया है। तो इस पे से हमको क्या पता चलता है, ये ट्रेंड का लाइन देख के हमको क्या पता चल रहा है कि जो कंट्री है उसका जीडीपी जो है वो ऊपर जा रहा है। ओके, बेस्ड ऑन दिस अगेन वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में 2004-5 में जीडीपी कितना हो सकता है, या 2006-7 में जीडीपी कितना हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है मतलब आएगा ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन कि सब में आपको ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, और पूछेगा कि भाई ठीक है, अभी 6-7 में कितना जीडीपी हो सकता है बताओ। तो जो फॉर्मूलाज हम लोग सीखेंगे, बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूलाज, आपको वो फॉर्मूलाज कैलकुलेट करके अगले साल या अगले 5 साल के बाद कंट्री का जीडीपी कितना हो सकता है, अगले हफ्ते वेजिटेबल की प्राइस क्या हो सकती है, अगले साल या अगले क्वार्टर में फैक्ट्री का प्रोडक्शन कितना हो सकता है, ये सभी वैल्यूज आप स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ trend analysis, with the help of time series, this chapter which we are going to discuss today. ओके, तो एक एक करके हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर तो जस्ट थियोरेटिकल पार्ट से डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैंने इसके साथ आपको एक नोट्स भी दी है, जस्ट लुक एट दिस, ये मैंने नोट्स आपको दी है। इसमें ज़्यादा डिटेल में थ्योरी है, इतना डिटेल में थ्योरी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी ही होगी ये नोट्स जो मैंने आपको दिए। ओके, इसमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे डिस्कस करते हैं। अब ये तो हो गया मीनिंग कि भाई टाइम सीरीज क्या होता है, कि टाइम सीरीज एक सेट ऑफ डेटा है जो टाइम के बेसिस पे आप कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट भी उसको टाइम के बेसिस पे करते हैं, डेटा हमेशा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। Now what is the use or what are the objectives? तो अगला जो क्वेश्चन आता है, what are the objectives of time series? ओके, या आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, what is the use of time series? ओके, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टाइम सीरीज। तो द मेन पहले लिख लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज, अब ये मैंने नोट्स दी है, लेकिन नोट्स में ये लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ब्रोकन डाउन लैंग्वेज में मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। इसमें से आप कुछ पार्ट लिख सकते हो, कुछ पार्ट आपके नोट्स के साथ ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है, उसके बाद इंटरप्रेट करना है। ओके, अंडरस्टैंड करना है, उसका मीनिंग इंटरप्रेट करना है, एंड अंडरस्टैंड करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद एसेस करना है। ओके, किस चीज को एसेस करना है, एसेस द chronological changes in the values of a variable in past so that reliable prediction are made in the फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और पूरे के पूरे टाइम सीरीज को ये एक्सप्लेन करता है। मेन ऑब्जेक्टिव टाइम सीरीज का, वैसे तो
देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये जो पूरे पॉइंट्स है, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस जो है, आपको मैंने जो नोट्स दिए है स्टडी रेफरेंस के लिए, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, वो आप पढ़िएगा ही। बट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तीनों चारों जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका मेन एक ऐसा शॉर्ट में अगर मुझे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है तो मेन ऑब्जेक्टिव टाइम सीरीज का ये है कि आपको समझना है, इंटरप्रेट करना है और एसेस करना है क्रोनोलॉजिकल चेंजेस किसकी, इन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। ओके, जो पास्ट में हुआ है, पास्ट में जो भी चेंजेस हुए हैं किसी वेरिएबल में, उसको अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है और एसेस करना है। क्यों ऐसा? ताकि आप फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर सको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले अभी कंट्री का जीडीपी का एक ऑब्जेक्टिव हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें पिछले 4 साल का जीडीपी के फिगर्स दिए थे। तो उसमें हमने क्या किया, क्रोनोलॉजिकली वो डेटा को अरेंज करके उसको एक चार्ट बनाया ताकि हम इंटरप्रेट कर सके कि जीडीपी कहाँ जा रहा है। तो हमको क्या पता चला, जीडीपी ऊपर जा रहा है, जीडीपी इज गोइंग अप, जीडीपी इज इंक्रीजिंग। बेस्ड ऑन दिस डेटा हम फ्यूचर में जीडीपी का क्या पोजीशन हो सकता है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड जीडीपी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज। यही टाइम सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पास्ट में जो भी डेटा हुआ है उस डेटा को यूज करके फ्यूचर में प्रिडिक्शन करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी मैनेजमेंट को या किसी भी मैनेजर को डिसीजन अगर लेना है, जैसे कि अभी मुझे अगर डिसीजन लेना है कि अगले साल मुझे कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, मेरी फैक्ट्री में से मुझे अगले साल कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो ये डिसीजन मैं कैसे लूंगा? आई विल टेक दिस डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, पास्ट में मैंने कितना प्रोडक्शन किया था और कितना डिमांड आया था, बेस्ड ऑन दैट मैं फ्यूचर में प्रेडिक्शन करूंगा। तो प्रिडिक्शन करना मतलब ऐसे ही कुछ अंदाजा लगा देना नहीं होता, कोई ना कोई आपको मैथमेटिकल टूल यहाँ पे यूज करके प्रिडिक्शन करना है। तो जिस मैथमेटिकल टूल का आप यूज करते हो, जिस स्टैटिस्टिकल टूल का आप यूज करते हो, उस टूल को हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, और इसका यही ऑब्जेक्टिव है। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग और एग्जांपल्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज। तो अ कंपनी may be interested in ascertaining future demand of its products. The company may be interested in ascertaining the future demand of its product to plan the production. ओके, फ्यूचर में कितना डिमांड हो सकता है हमारे प्रोडक्ट का। ओके, दिस विल बी अ इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर अ कंपनी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर डिमांड ज़्यादा है तो अभी से आपको प्रोडक्शन का प्लानिंग करना है, मटेरियल्स खरीद के रखने हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद के रखने हैं, लेबर आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए ताकि आप इंक्रीज डिमांड को मीटअप कर सके। अगर आप आपके कस्टमर का डिमांड पूरा नहीं कर पाओगे तो कोई और कंपनी आपका डिमांड पूरा कर लेगी, आपका नुकसान है। ओके, तो फ्यूचर में डिमांड कितना होने वाला है प्रोडक्ट का, बेस्ड ऑन दैट कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकती है। तो इसलिए ये पहला एक एग्जांपल है जहां पे आपको टाइम सीरीज की जरूरत गिरती है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत गिरती है टू फाइंड आउट फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है। वैसे ही कोई कंट्री की गवर्नमेंट है, ओके, गवर्नमेंट में बी इंटरेस्टेड इन
प्रेडिक्टिंग आउटपुट ऑफ किसी भी एक वेजिटेबल या फ्रूट्स का आउटपुट ले लो या किसी ग्रेन्स का आउटपुट ले लो. जस्ट लेट अस टेक आउटपुट ऑफ ऑनियंस in the next year to make policy decisions. ओके जैसे कि अब गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है, बहुत बार फूड प्रोडक्ट्स को हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं. ओके अगले साल किसी भी, यहाँ पे तो मैंने ऑनियंस लिया, कोई भी आप वेजिटेबल का, गवर्नमेंट जो है वो हर एक चीज़ का स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन करती है, क्योंकि अगर आपको पूरा कंट्री चलाना है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. तो ये एक पार्ट है. सपोज कि किसी एक एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को ये पता करना है कि भाई ठीक है नेक्स्ट ईयर में ऑनियन प्रोडक्शन कितना होगा, तो ये प्रिडिक्शन करने के लिए आपको टाइम सीरीज लगने वाली है. बेस्ड ऑन दिस प्रिडिक्शन आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे. अगर प्रिडिक्शन ऐसा आता है कि नहीं ठीक है बारिश इस बार अच्छी नहीं होने वाली, आउटपुट कम होने वाला है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ले सकोगे. जैसे कि इमीडिएटली आप ऑनियन के एक्सपोर्ट्स पे रोक लगा दोगे, ज़रूरत हुई तो आप ऑनियंस इंपोर्ट करोगे. कुछ एक गवर्नमेंट के कुछ गोडाउन्स में अभी से ऑनियंस का आप स्टॉक पाइलिंग करना शुरू करोगे ताकि कमी ना हो, रेट्स ना बढ़ पाए इसके. ओके वैसे अगर आपको प्रेडिक्शन होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है अगले साल, तो अभी से आप फिर से उसकी अलग तैयारियां करोगे, एक्सपोर्ट की ट्राई करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑनियंस ना हो और प्राइसेस अच्छी मिले फार्मर्स को. तो ये क्या है, ये सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट या कंपनी या कोई भी ले रहा है, ऑल दिस डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिडिक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय द टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस. ओके सो इसके लिए हम कहते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है. ओके नाउ ये तो मीनिंग पढ़ लिया हमने, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए. अभी आपकी नोट्स पे आइए क्यों वेरिएशन आता है. ओके ये हमने अभी सीखा कि टाइम सीरीज जो है वो वेरिएशन को कैलकुलेट करता है, स्टडी करता है और फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है. ओके किसी भी चीज में जो वेरिएशन आती है उसको स्टडी करके फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना इज कॉल्ड टाइम सीरीज. वेरिएशन क्यों आते हैं, ओके व्हाई दिस वेरिएशंस आर कमिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन. तो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज, एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला है कि आपके जो लोग होते हैं उनकी हैबिट्स, उनके फैशंस, उनका टेस्ट चेंज होते रहता है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है. ओके आज से कुछ साल पहले तक 15-20 ईयर्स अगो तक सभी लोगों के पास, सभी कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स थे या जितने भी स्टूडेंट्स थे, सबके पास एक ट्रेंड था कि एवरीवन यूज्ड टू हैव अ कैलकुलेटर. ओके आजकल किसके पास कैलकुलेटर दिखता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर एग्जाम्स, आप लोग कैलकुलेशंस किस पे करते हो, मोबाइल यूज करते हो. कैलकुलेटर्स हैव बिकम आउटडेटेड. ओके सो ये जो वेरिएशंस आते हैं किसी भी प्रोडक्ट में वो क्यों आते हैं, चेंजेस इन टेस्ट, चेंजेस इन हैबिट्स, कस्टम्स चेंज हो जाते हैं, कन्वेंशंस चेंज हो जाते हैं जो सालों से फॉलो किए आते हैं. बहुत सारे ऐसे कस्टम्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से देयर आर वेरिएशंस. फेस्टिवल्स या रिचुअल्स जब आते हैं तब वेरिएशन आते हैं. साल भर में आप देखिए गोल्ड और ज्वेलरी जितनी नहीं बिकेगी जितनी दिवाली और दशहरा के टाइम पे बिकेगी. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में लोग ज़्यादा परचेसिंग करते हैं. पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. ओके गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर एडवर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर कंडक्टिव नहीं है, तो एकदम से टाइम सीरीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, डिमांड स्लो हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं. अगर कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक, एपिडेमिक आता है, ड्रॉट आता है या कहीं पे वॉर हो जाता है, तो उससे बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं. दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ वेरिएशंस. ओके एक कंटिन्यूअस या एक कंटिन्यूटी में वेरिएशंस के ये सब जो है ये कॉजेज है. अभी यहाँ पे आपको जो कंपोनेंट्स है, टाइम सीरीज जो होती है वो अलग अलग, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो जस्ट हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप. उसके बाद डायरेक्टली कल से हम लोग जो है वो प्रॉब्लम शुरू करेंगे. ओके तो टाइम सीरीज के शॉर्ट में बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि थ्योरी आपको मैंने दी है. देयर आर 4 कैटेगरीज या 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज.
टाइम सीरीज में 4 पार्ट्स है, 4 कैटेगरीज है। पहला है सेक्युलर ट्रेंड, या जिसे हम सिर्फ ट्रेंड कहते हैं। सेकंड है सीजनल वेरिएशन, तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन, और चौथा है इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। आपके इस चैप्टर में जितने भी सम्स होने वाले हैं, जो भी आप स्टडी करने वाले हो, जो भी आप कैलकुलेशंस करने वाले हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप जो आपका सेक्युलर ट्रेंड है उससे रिलेटेड ही आपको स्टडी करनी है। ओके, आपको सीजनल वेरिएशंस वगैरह नहीं है। यू विल जस्ट बी डूइंग कैलकुलेशंस ऑन दिस सेक्युलर ट्रेंड या सिंपल ट्रेंड। ओके, तो 4 टाइप के एनालिसिस टाइम सीरीज 4 टाइप की होती है: सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्युलर ट्रेंड। ओके, या सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जस्ट अ ट्रेंड। ओके, शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी चीज अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो यू विल सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दैट थिंग। बट अगर आप लॉन्ग टर्म से किसी भी चीज को देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टेंडेंसी मिलेगी, एक पर्टिकुलर ट्रेंड मिलेगा, और उस ट्रेंड को हम लोग कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होती है कि एक तो ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली, एक लॉन्ग टर्म में ऊपर अपवर्ड गोइंग और डाउनवर्ड गोइंग ट्रेंड इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं शॉर्ट में। स्टॉक मार्केट देखा है कभी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, इस तरीके का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, इस तरीके का होता है। आज इतना बढ़ा, फिर कल कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ। इस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो चलता है। कि इस तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है। अभी आप किसी छोटे पीरियड के लिए देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसी चीज को सेक्युलर ट्रेंड, अगर एक लार्ज पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल फाइंड कि एक ट्रेंड आपको नजर आएगा कि ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर जनरली कहा जा रहा है ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसकी ट्रेंड क्या है? अपवर्ड गोइंग। सेम थिंग अगर आप कहेंगे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो अपवर्ड गोइंग ट्रेंड है, पॉवर्टी का जो ट्रेंड होता है वो डाउनवर्ड कमिंग ट्रेंड होता है। तो ये सभी टाइप के जो ट्रेंड है इनको हम कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड मीन्स व्हाट? कि ऐसे ट्रेंड जो लॉन्ग रन में, ओके, लॉन्ग रन में जो एक आइदर दे गो अप और दे कम डाउन। ओके, ऐसे ट्रेंड्स को हम लोग कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो है सीजनल वेरिएशन। ओके, सीजनल वेरिएशन क्या होता है कि टाइम सीरीज में वेरिएशन आएगा अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन सीजन। ओके, एक साल से ज्यादा ये वेरिएशन नहीं होता। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो आइसक्रीम का सेल होता है वो गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है, विंटर सीजन में एकदम से कम हो जाता है, फिर से जब गर्मियां शुरू होती है फिर से आइसक्रीम का सेल बढ़ जाता है। वैसे ही जो विंटर क्लोथ्स होते हैं वो सिर्फ विंटर सीजन में चलते हैं। ओके, बाकी टाइम पे सीजन पे नहीं चलते। रेनी सीजन अगर आता है तो आपकी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा चलते हैं, अम्ब्रेलाज वगैरह चलते हैं। रेस्ट ऑफ द ईयर कोई अम्ब्रेला नहीं खरीदता, लेकिन रेनी सीजन में सभी लोग जो है वो अम्ब्रेला खरीदते हैं। तो ये सब क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब दीज आर ऑल कॉल्ड एज सीजनल वेरिएशंस। ओके, सीजनल वेरिएशंस जो होता है दे रिप्रेजेंट पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ ट्रेंड अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट नॉट लॉन्गर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा ये जो ट्रेंड होता है सीजनल वेरिएशन का ट्रेंड, ये एक साल से ज्यादा नहीं चलता। सो दिस इज द सेकंड। थर्ड होता है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन जो होता है वो भी सीजनल वेरिएशन के जैसा ही होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, वो बहुत ही ज्यादा होता है, 10, 15, 20 सालों का टाइम पीरियड होता है। ओके, जैसे कि कोई अगर एक बिजनेस है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल बिजनेस। एक कोई तो भी बिजनेस था, उसने कोई नया प्रोडक्ट निकाला तो एकदम से उनका मार्केट बढ़ा बढ़ा बढ़ा,
ग्रो हुआ, उसके बाद बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस भी वो प्रोडक्ट बेचने लग गए, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने सीखा होगा। तो फिर सेल्स जो थे वो सैचुरेट हो गए, बढ़ते बढ़ते रुक गए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए, फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गए, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, आपका प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन, जीरो हो गए। ठीक है, मतलब ये बिजनेस का फेज था, ये था स्टार्टिंग, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, डिक्लाइन और डेथ। डेथ मतलब खत्म हो गया क्या बिजनेस? नहीं। अगर कोई नया प्रोडक्ट फिर से यहाँ पे कंपनी कोई नया प्रोडक्ट निकालती है जो कस्टमर को अच्छा लगता है, तो फिर से ये ट्रेंड शुरू होगा, आगे जाएगा ऐसा। ओके, तो ये जो ट्रेंड है इसे हम साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं, और ये बहुत लंबे अरसे तक चलता है। दिस कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स। ओके, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिकल वेरिएशन। और जो लास्ट होता है, जो लास्ट है वो है आपका इरेग्युलर या रैंडम वेरिएशन। कोई अगर अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, कोई पैंडेमिक आ गया, जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो देयर विल बी अ इरेग्युलर वेरिएशन। एकदम से सप्लाई, एकदम से डिमांड नीचे आ गया, एकदम से कंजम्पशन रुक गया। बार बार ये नहीं होगा, आज से 10 साल के बाद फिर से इस तरीके का डिक्लाइन आएगा क्या, डिप्रेशन आएगा क्या? नहीं, ये इरेग्युलर वेरिएशन है, इरेग्युलर डिक्लाइन है। ओके, तो दिस आर दी 4 टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज जो हमने आज डिस्कस की। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल मॉडल्स डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू करेंगे। ओके, नाउ आई विल बी जस्ट स्टॉपिंग माय लेक्चर ओवर हियर।